अक्सर मैं अपनी ज्योतिष की वीडियो में ये कहती रहती हूँ कि अच्छे ग्रह अगर आपके हैं तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन अच्छे ग्रहों को आप अपने क्रियाकलापों से ख़राब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बुरे ग्रहों की स्थिति है तब भी दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपने क्रियाकलापों से ही उन बुरे ग्रहों को अच्छा भी बना सकते हैं। क्योंकि जब आपकी कुंडली के ग्रह अच्छे होते हैं लेकिन अगर आपके कर्म खराब होते हैं तो कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं वह धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तब ये माना जाता है कि आपके जन्म के समय जिस कुंडली का निर्माण किया गया था, लेकिन पूर्णतः अब वह कुंडली धीरे धीरे बदलने लगी है, आपके क्रियाकलाप सही नहीं है। और उसके पीछे का कारण है कि आपके ग्रहों ने इसीलिए अब शुभ फल देना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने अपने कर्मों को उस ग्रहों के अनुसार नहीं चलाया है। क्योंकि आपके द्वारा किए गए बुरे क्रियाकलापों के कारण कुंडली में जो ग्रह पहले अच्छा फल दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही ग्रह आपको अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी कर्मों के अनुसार जो आपकी कुंडली है वह धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो 3 प्रकार के ऋण हैं वो अत्यधिक मुख्य ऋण बताए गए हैं। अगर आप उपनिषद वगैरह भी पढ़ेंगे या फिर आप जो है शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे सर्वप्रथम जो है देव ऋण बताया जाता है, उसके बाद ऋषि ऋण की व्याख्या मिलती है और अंत में पितृ ऋण की व्याख्या कहीं ना कहीं आपको सुनने और देखने को मिलती ही है। अगर ये ऋण जातक की कुंडली में होते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लाल किताब के अनुसार अगर आप देखते हैं तो कुंडली में उनके अनुसार भी कुछ ऋणों की व्याख्या की गई है। उनके अनुसार कुल मिलाकर के 8 प्रकार के अलग अलग ऋण बताए गए हैं। लेकिन अगर आप अन्य ज्योतिष विद्याओं के अनुसार देखेंगे, चाहे वो पराशर जी के द्वारा लिखी हो, महिर के द्वारा लिखी गई हो, या फिर वो नाड़ी ज्योतिष हो, नंदी ज्योतिष हो, इन सभी ज्योतिष के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो है ऋण बताए गए हैं। और ये ऋण अगर आपकी कुंडली में होते हैं तो कहीं ना कहीं इस ऋण के कारण आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। जब तक आप इन ऋणों को चुका नहीं देते हैं या उससे संबंधित उपाय नहीं कर पाते हैं तब तक आपको उन मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में कुल कितने प्रकार के ऋण दिखाई देते हैं, यह ऋण कैसे बनते हैं और इन ऋणों के पीछे बनने का आखिर क्या कारण होता है। और कई बार तो कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो आपने किए ही नहीं होते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा वो कार्यकलाप किए जाते हैं, फिर आपको जो है उन ऋणों को भुगतना पड़ता है। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों माता पिता के या पूर्वजों के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए तो आपको समझ में आएगा। और आज के इस वीडियो में आप सब अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए जो जो ग्रहों की स्थिति मैं बता रही हूँ वो स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऋण तो अवश्य है। आप चाहे कितनी भी अच्छी कुंडली लेकर के पैदा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किस्मत हमेशा आपका साथ दे। तो आखिर कितने प्रकार के ऋण होते हैं और ऋण कैसे बनते हैं, इनके उपाय क्या हैं, इन सब की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सर्वप्रथम आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी मैं ज्योतिष से संबंधित और ऋणों से संबंधित आपको ये जानकारी दे रही हूँ, ये पूर्णतः ज्योतिष के ऊपर आधारित है। लेकिन इसके जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये भी ज्योतिष के ऊपर आधारित है। पर इन उपायों को करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिष के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम करते एक उपाय किसी चीज़ को ठीक करने के लिए है, लेकिन उस उपाय के द्वारा कहीं दूसरे ग्रहों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। तो यदि आप
आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऋण या कर्ज दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो आध्यात्मिक ऋण हो, देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, स्त्री ऋण हो, कोई भी ऋण क्यों ना हो, ये ऋणों का जो भी उपाय मैं बताऊंगी, लेकिन इन उपायों को करने से पहले आप अपनी कुंडली को अच्छे ज्योतिषी के साथ जरूर कंसल्ट करिए और उसके बाद ही आप इन उपायों को करिए। और अगर फिर वो कहते हैं कि हाँ ये उपाय आपको करने चाहिए, या वो कुछ और अन्य उपाय भी बताते हैं, तब आप अपने उनके अनुसार जो है इन उपायों को कर सकते हैं। यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही उपाय करने हैं, पर जो भी आप उपाय करेंगे, अगर आपको अच्छे से कुंडली देखनी नहीं आती है तो कोशिश कीजिए किसी को अपनी कुंडली पहले दिखा लीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, घर में उन्नति वगैरह कुछ होती नहीं है, एक बीमारी हटती नहीं है या एक दुख हटता नहीं है दूसरा दुख चालू हो जाता है, हर चीज़ आप कर चुके हैं लेकिन आपको उसका कोई अच्छा और शुभ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ऋण दिखाई देते ही होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि आखिर कितने प्रकार के ज्योतिष में ऋण बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर के सारे ऋणों को देखा जाए तो 14 से 15 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं। जो सबसे पहले ऋण आता है जो देव ऋण होता है, फिर ऋषि ऋण होता है, फिर पुत्र ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, स्त्री ऋण होता है, पुत्री का ऋण होता है, बहन का ऋण, भाई का ऋण, आत्मा का ऋण, क्रूरता का ऋण, अज्ञात ऋण, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है लेकिन उसका भी कर्ज आपके ऊपर है, आध्यात्मिक ऋण, आज जन्मे का ऋण और जालिमाना ऋण, और लास्ट में आता है जाति ऋण। तो ये कुल मिलाकर के 14 से 15 ऋण बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आज मैं सारे ऋण ही आपको डिस्क्राइब कर सकूं, इससे संबंधित फिर दूसरा वीडियो भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो आज मैं कुल मिलाकर के कोशिश करूंगी कि आधे ऋण जो हैं 7 ऋण मैं आपको बता सकूं। तो आखिर जो ये ऋण है ये बनते कैसे हैं, तो आपको अपनी कुंडली निकालनी है और फिर देखना शुरू कीजिए। तो सर्वप्रथम जो ऋण बनता है जिसको हम कहते हैं पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण, अब ये पितृ ऋण का जो है कुंडली में आखिर कारण होता क्यों है, क्यों बनता है। पितृ ऋण भी अलग अलग जातकों की कुंडली में अलग अलग रूप से दिखाई देता है, और ये जो बनता है ये आपके प्रारब्ध के कारण होता है। यानी आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं जो पितृ ऋण का जो है कुंडली में के रूप में वो दिखाई देते हैं। इसके पश्चात कभी कभी तात्कालिक पितृ ऋण भी या पितृ दोष भी कुंडली में दिखाई देता है। जैसा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने लोगों को जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर वो जब मंदिरों को नुकसान करना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर मंदिरों से चोरी करना शुरू कर देते हैं, आभूषण चोरी कर लेते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो जब इस प्रकार के अगर आपने कोई क्रियाकलाप किए थे प्रारब्ध में, या मंदिर में कोई तोड़ फोड़ की थी, या फिर जो पीपल के वृक्ष होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि घरों के ऊपर पीपल के वृक्ष नहीं होने चाहिए, तो आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष उग गया और आपने उस पीपल के वृक्ष को तोड़ दिया, या फिर जो बड़ का पेड़ होता है वो पेड़ उग गया तो उसको भी आपने तोड़ के फेंक दिया, या फिर आपने नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, इसके साथ साथ जो भी शुभ पेड़ होते हैं इन पेड़ों को अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप नुकसान कर देते हैं, उन्हें काट छाट देते हैं या कटवा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण जो है आपके ऊपर पितृ ऋण बनता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सारे जो वृक्ष मैंने बताए, चाहे पीपल हो, बड़ हो, तुलसी हो, ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी या देवता के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा पितृ ऋण का कारण बनता है कि अगर आपने अपने पिताजी, दादाजी, नाना जी, आपके जो भी कुल पुरोहित थे, या आपके पास पड़ोस में कोई पंडित इत्यादि भी है, या फिर कोई पंडित था, या मंदिर में भी किसी पंडित वगैरह के पास जाते हैं, साधु संत इत्यादि, अगर आपने उनका जो है अपमान इत्यादि किया होता है, तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृ ऋण बनता ही है। अब पितृ ऋण बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं आपकी कुंडली में, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो सर्वप्रथम जो पितृ ऋण बनने की जो स्थिति होती है वह इस प्रकार से बनती है। अगर आपकी कुंडली में जो देव गुरु बृहस्पति है, जो घर मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन घरों में जो देव गुरु बृहस्पति नहीं बैठे हैं तब, और जो घर मैं बताऊंगी और उन घरों में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में
जो है पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं कुंडली में जो दूसरा घर होता है, उसके बाद कुंडली में जो 5वां घर होता है, क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति है दूसरे घर में, 5वें घर में, और आपके ये 9वें घर में, और फिर ये आपके 12वें घर में, इस घर में कहीं ना कहीं अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो 5वें और 9वें में वो त्रिकोण के हो जाते हैं। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो जो है अगर मेष लगन का कुंडली है तो वहाँ पर जो है कम से कम वो नवम और द्वादश भाग के वो स्वामी बन जाते हैं। तो अगर इन घरों में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वे इन घरों में या इन भावों में नहीं बैठे हैं और जो बृहस्पति है, अब जो मैं नंबर बता रही हूँ, इन घरों में आकर के बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो तीसरे नंबर का भाव है, यहाँ पर छठे नंबर के भाव में 7वें नंबर का भाव हो गया, 8वें नंबर का भाव हो गया, और फिर अंत में जो आपका 10वीं का भाव हो गया। अगर इन भावों में आकर के देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं स्थित हों, बैठे हुए हों, तो और जो गुरु के जो घर मैंने रेड पेन से बताए हैं, इन घरों में गुरु का जो शत्रु है वह बुध माना जाता है। अगर बुध इन घरों में बैठा हो, यहाँ पे बुध हो, यहाँ बुध हो, यहाँ बुध हो और यहाँ बुध हो, और गुरु जो है ब्लू पेन से जो लिखे इन नंबरों में अगर गुरु आकर के बैठा हो, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो है पितृ ऋण बन रहा है। साथ में अगर गुरु के घरों में ही जो मैंने आपको 5वां 9वां बताया, इन घरों में शुक्र आकर के बैठ जाए, शनि आकर के बैठ जाए, राहु आकर के बैठ जाए, केतु आकर के बैठ जाए, तो अगर ये 5 ग्रह दूसरे 5वें 9वें और द्वादश भाव में आकर के किसी भी जातक की कुंडली में जो मैंने ग्रह बताए हैं, इन ग्रहों इस जगह पर अगर ये ग्रह आकर के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृ ऋण दिखाई देता ही है, बनेगा ही बनेगा। और जो मैंने बताया है आपको, तीसरा घर, 7वां घर, 8वां घर, द्वादश घर, ये जो घर है, इन भावों में भी अगर जो मैंने अभी ग्रह बताए हैं ये ग्रह आकर के बैठे हैं, तब भी आपके ऊपर पितृ ऋण का निर्माण होता ही है। लेकिन मुख्य रूप से आपको देव गुरु बृहस्पति को अवश्य देखना है। अगर बृहस्पति जो मैंने घर बताए हैं यहाँ पर अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं, फिर चाहे बाकी जो ग्रह मैंने बताए हैं ये किसी भी भाव में आकर के बैठ जाएं, तब आपके ऊपर पितृ ऋण दिखाई उतना नहीं देगा। लेकिन जो कारण मैंने बताया है, इन भावों में अगर बैठा हुआ है बाकी ग्रह और बृहस्पति इन घरों में नहीं बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं जो पितृ ऋण है वह बहुत कठोर रूप का पितृ ऋण बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक और स्थिति आती है जिसमें आता है कि अगर जो देव गुरु बृहस्पति है वह 5वें भाव में, 9वें भाव में और जो आपका 12वां भाव है, इस भाव में, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके जो देव गुरु बृहस्पति है अच्छा फल, शुभ फल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन घरों में ही अगर कहीं पर शुक्र आकर के बैठ जाए, बुध आकर के बैठ जाए, या फिर इनकी युक्ति भी हो जाए, या फिर राहु भी अगर इन्हीं के साथ आकर के बैठ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं, यानी आपको देखना है 5वां, 9वां, 12वां, तो इसमें जो है आपका शुक्र प्लस बुध प्लस राहु, ये ग्रह आपस में या इन घरों में पिंक वाले जो घर बनाए मैंने इनमें बैठा हुए हो, चाहे सिंगल सिंगल बैठे हों, चाहे ये युक्ति करके बैठे हों, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृ ऋण बनता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो देखा जाए तो पितृ ऋण के बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो हैं कारण होते हैं, लेकिन एक मैं तीसरी सिचुएशन भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में जो 9वां भाव है, इस 9वां भाव में कोई भी ग्रह आकर के बैठा हुआ है, मान लीजिए ये 9वां भाव में गुरु का ही है, और गुरु की ही राशि में ही यहाँ पर 2 राशियाँ बनेंगी। एक गुरु की राशि जो है, एक स्वामित्व की राशि जो 9वें भाव में रहेगी और एक द्वादश भाव में रहेगी, या फिर कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी राशि का। अब मान लीजिए जैसे मैंने गुरु का ही बता दिया, तो अगर यहाँ पे गुरु के स्वामित्व वाली राशि बैठी है तो उसकी जो दूसरी राशि है वो कहाँ बैठी है वो आपको देखना है, और उस राशि के अंदर अगर बुध आकर के बैठ जाता है
तब भी कहीं ना कहीं पितृ ऋण बनता है। और इस पितृ ऋण का जो जिम्मेवार होता है वह केवल बुध ग्रह होता है, और इसी के कारण जो है आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है मंगल की राशि अगर आकर के बैठ गई है, तो मंगल की राशि में की जो पहली राशि होगी वह मेष होगी, दूसरी वृश्चिक होगी। तो अगर मंगल की राशि यहाँ पर बैठी हुई है तो जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में अगर आकर के बुध बैठ जाएगा तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का ही निर्माण होगा। तो हमेशा याद रखिए, जो भी नंबर की राशि है उस नंबर की राशि में बुध बैठना जो है पितृ ऋण का निर्माण करता है। अब आ जाता है इसके लिए समाधान क्या बताया गया है। शास्त्र में कहा गया है जब भी अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की जो मैंने सिचुएशन बताई हैं, हालांकि और बहुत सारी सिचुएशन बनती हैं, अगर ये सिचुएशन आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं पितृदोष से आपकी कुंडली ग्रसित है। नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, काम बन नहीं पाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता को जो है सूर्य के साथ जोड़ा जाता है और सूर्य पिता का कारक माना जाता है। तो आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। आप सूर्य को जो है अर्घ वगैरह इत्यादि दीजिए, हो सके तो सूर्य का लॉकेट पहनिए, या फिर कुंडली की सिचुएशन देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए सही होगी। और फिर जब सूर्य को आप अर्घ देती हैं तो उस पानी के जो भी जल होगा उसके अंदर आप कुमकुम और गेहूं की दाल और जो भी सूर्य से संबंधित चीज़ें होती हैं ये अगर उनमें मिक्स करके अगर सूर्य देव को आप अर्पित करते हैं और सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए अगर हम जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपने एक तरफ सूर्य की आप अर्घ्य दे रहे हैं क्योंकि पितृदोष है, लेकिन घर में जो आपके पिताजी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, दादाजी नानाजी हैं, उनके साथ आप सही नहीं लगा रहे हैं तो आप कितना भी उपाय कर लीजिए पितृदोष समाप्त नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, उनकी बातों को भी मानना है और ये उपाय भी अवश्य करना है। उसके बाद एक अन्य उपाय ये भी रहता है कि आपके परिवार के जितने भी लोग हैं ये सभी लोग मिल करके अगर इस काम को करें, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि परिवार में जो एक ग्रह खराब होता है वह मोस्टली परिवार के सभी सदस्यों का वही ग्रह खराब मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी पितृदोष दिखाई ही देगा। तो सभी सदस्यों को मिलकर के सूर्य से संबंधित पूजा पाठ कीजिए, हो सके तो संडे के संडे सूर्य का व्रत इत्यादि करना चाहिए, तब भी इससे आपको फ़ायदा होता है। या फिर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से जो है आप इक्वल अमाउंट इकट्ठा कीजिए और उस अमाउंट को जो रविवार का दिन है उस दिन जाकर के जो है दान करके आ जाइए, तब भी इससे आपको फ़ायदा होगा। या फिर आप किसी पीपल के पेड़ को जो है किसी गार्डन में जाकर के उसे उगा सकते हैं और लगातार अगर उस पीपल के पेड़ पे आप 45 दिनों तक पानी अर्पित अगर करते रहते हैं तब भी आपका ये जो पितृदोष से संबंधित जो दोष चल रहा है जिसके कारण आपको परेशानियां हो रही हैं यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो अगला ऋण आता है वह ऋण होता है मातृ ऋण अर्थात माता का ऋण। वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि पिता और माता का ऋण जो है कभी भी जीवन हम लोग उतार ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हो सके तो जितना उनका रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माता पिता हैं ही हैं, आप उसको नहीं झुटकार सकते हैं। तो उनकी बातें हो सकता है कड़वी लगती हों, लेकिन आप सुनिए ज़रूर, समझने की कोशिश कीजिए। आपके मन में सर्वप्रथम प्रश्न यही आएगा कि आखिर जो मातृ ऋण है यह कुंडली में बनता क्यों है, ऐसे कौन से कर्म किए होते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में मातृ ऋण का निर्माण हो जाता है। तो आपके जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों में से किसी भी व्यक्ति ने अगर विवाह के पश्चात या फिर बच्चा होने के पश्चात अपनी माँ को छोड़ दिया हो, जैसे कई बार क्या होता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं और फिर जो लड़के और जो बहुएं होती हैं फिर वो जो है कुछ महीने साथ में रह के सेपरेट हो जाते हैं। तो आपका विवाह हुआ और आप अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, या फिर कई बार आपके पूर्वजों ने जो है उनकी वाइफ को बच्चा इत्यादि हुआ और फिर वो बच्चा जो है कहीं किसी और के पास चला गया और माँ को उस बच्चे को देखने का या संभालने या पालने पोषने का मौका भी नहीं मिला, तब भी कहीं ना कहीं जो है मातृ ऋण का निर्माण होता है। या फिर आप अपनी माता को चाहे अनचाहे उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं, माता के दुख को दुखा रहे हैं, माता आपके क्रियाकलापों के कारण बहुत
दुखी है, परेशान है और आप उनकी परवाह इत्यादि नहीं कर रहे हैं, या आपके वंशजों ने भी अपने घर की स्त्रियों में जो भी माता पक्ष की जो औरतें थी उनकी परवाह नहीं की, उनके फीलिंग्स को नहीं समझा, किसी न किसी कारण अपनी माता को दुख वगैरह दिया, इसी कारण आपकी कुंडली में मातृ ऋण का निर्माण होता है। कई लोग अपनी माता की प्रॉपर्टी लेकर के उनको जो है अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में जा कर के छोड़ आते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं केस देखने को मिलते हैं। उस समय तो आपको लगता है कि आप धनी हो गए, लेकिन ये मत सोचिए जब दोबारा आपका बर्थ होगा तो जो आपने प्रारब्ध अभी इस जन्म में बना लिया है अगले जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो कुंडली में जो मातृ ऋण बनता है उसकी अलग अलग सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले जब भी आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंडली में जो माता का कारक है वह चंद्रमा माना जाता है, तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा दूसरे भाव में चंद्रमा जो है, क्योंकि वृष राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर चंद्रमा जब भी होता है तो उच्च का होता है, और चंद्रमा का जो अपना घर होता है जो 4 नंबर होता है ये इसका अपनी राशि होती है। तो चंद्रमा अगर दूसरे भाव में यानी जो उच्च का भाव है या फिर वो चतुर्थ भाव में अगर अपने भाव में बैठा हुआ नहीं है और वह किसी और भाव में आकर के बैठा हुआ है, इन दोनों जगहों को छोड़ करके वह बाकी कहीं और जगह पर कि किसी अन्य भाव में आकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपने मातृ ऋण से पीड़ित होता ही है। तो आप कह सकते हैं जो आपका तीसरा भाव है, छठा भाव है, 8वां भाव है, 10वां भाव है, एकादश भाव है और द्वादश भाव है, इन भावों में अगर चंद्रमा आकर के बैठ जाता है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ केतु भी आकर के बैठ जाता है, या फिर चंद्रमा कहीं और बैठा है और केतु जो है चंद्रमा के घर में आकर के बैठ जाता है, या इस भाव में दूसरे भाव में आकर के बैठ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं जातक की कुंडली में मातृ ऋण का निर्माण होता ही है। तो ये जो ऋण मैंने आपको बताए हैं, अगर इन भावों में आकर के चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा के साथ केतु बैठा है तब भी मातृ ऋण बनेगा, या फिर चंद्रमा के जो घर हैं जो यहाँ पे उच्च का और ये उनका अपना घर है, इनमें भी अगर केतु आके बैठ जाता है या चंद्रमा केतु की युक्ति हो जाती है, तब भी आपकी कुंडली में मातृ ऋण दिखाई देता है। अब आता है कि आखिर इसके लिए आपको समाधान क्या करना होता है। तो सर्वप्रथम, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, तो एक तो आपको चंद्रमा की आराधना करनी होगी। हो सके तो पूर्णिमासी के दिन जो है आप पूर्णिमा का व्रत इत्यादि अवश्य करिए। साथ में आपकी जो माता जी है उनकी सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह आपसे गुस्से में बात करती हो, चाहे आपका मन मुटाव हो, आपकी आपस में बन नहीं पाती हैं, फिर भी आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, वो आपकी माता है, उनके साथ बना के रखिए, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कीजिए। और चंद्रमा के जो व्रत वगैरह मैंने बताया इनको आप कर सकते हैं। और जो नदी का बहता हुआ पानी है उसमें भी कहा जाता है कि अगर आप चांदी का कोई भी एक सिक्का लेकर के, जो साफ नदी बहती हुई है जैसे गंगा है, यमुना है, तो इनमें जाकर के अगर ये बहती हुई नदी में चांदी का सिक्का बहाना, तब भी कहीं ना कहीं मातृ ऋण का जो है आपके ऊपर जो प्रकोप है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। लेकिन सर्वप्रथम मैं इतना ही कहूँगी, आप सिक्के चाहे कितने बहा लीजिए, लेकिन माता के साथ अगर आप सही से नहीं लगाएंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, उनको दुख देंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, ये ऋण समाप्त होगा ही नहीं। तो जो उपाय मैंने बताए हैं ये कीजिए। और जो सर्वप्रथम हम लोगों की जो माता होती है वो माँ दुर्गा होती है, तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के समक्ष जाकर के अपने बुरे कृत्यों का आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। जब भी नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रों में हो सके तो फास्ट इत्यादि कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए और क्षमा जरूर मांगिए और अपनी माता के साथ बना करके रखिए, तो धीरे धीरे मातृ ऋण से आप जो है फारिग हो पाएंगे। अब आ जाता है अगला ऋण। जो अगला ऋण बनता है वह स्त्री ऋण बनता है। तो आखिर स्त्री ऋण का जो कारण है आपकी कुंडली में बना क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है कि यह ऋण तब बनता है जब कोई व्यक्ति महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का दुराचार करता है, अन्याय करता है, उनका अनादर करता है। आए दिन आपने कितनी नाना प्रकार की घटनाएं होती हुई देखी हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ दुराचार या गलत कर रहे हैं। चलती हुई महिलाओं को छेड़ाखानी करना, उनको कमेंट पास करना, उनको आपको ये लगता है कि ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं है तो मेरा तो हक बन जाता है, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ। अगर इस प्रकार का आप महिलाओं के प्रति अन्याय इत्यादि करते हैं,
या फिर आपने प्रारब्ध में भी यही काम किया है, तो कहीं ना कहीं स्त्री ऋण आपकी कुंडली में बनता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अगला कारण ये भी होता है कि कई बार जो है लोग विवाह के कारण उनसे बहुत अधिक डाउरी वगैरह मांग लेते हैं। जब उनको मन मुताबिक वो दहेज मिल नहीं पाता है, तब भी वह फिर उनको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, जिसके कारण भी स्त्री ऋण का निर्माण होता है। कई लोग लोभ के कारण, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है, कई परिवारों में एक ही कन्या होती है और कन्या पक्ष के लोग हैं वह अत्यधिक पैसे वाले होते हैं, तो वर पक्ष के लोग जो हैं देखते हैं कि कन्या में कुछ प्रॉब्लम है, कमी है, लेकिन क्योंकि पैसा उनको नज़र आता है वे फिर विवाह कर लेते हैं और विवाह होने के पश्चात फिर कन्या को टॉर्चर करने लगते हैं। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो विवाह करने के पश्चात अपनी पत्नी के साथ जो है दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना शुरू कर देते हैं, परिवार में जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, या फिर आपके बुज़ुर्गों के द्वारा कभी किसी परिवार की महिला की हत्या इत्यादि की गई हो, तब भी एक सिचुएशन स्त्री ऋण की बनती है। या कई बार जो है गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको आप लोगों ने या आपके परिवार के लोगों ने हानि पहुंचाई हो। जैसे पहले के टाइम पे जो था, अगर देखा जाता है कि स्त्री के गर्भ में जो है कन्या भ्रूण है, तो बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है कि उस भ्रूण को गिरा दिया जाए। तो इस प्रकार से भी अगर आपने उस महिला के साथ कोई ना कोई क्रूएलिटी की है, अत्याचार किया है, तब भी आपके ऊपर स्त्री ऋण बनता है। या जब वो गर्भवती थी तो आपने उसकी केयर नहीं की, आपने उसका जो है मन इत्यादि दुखाया है, हमेशा उसका अपमान इत्यादि किया है, उसकी ठीक से केयर नहीं की है, तो ये सारे कारण जो हैं कहीं ना कहीं स्त्री ऋण के अंतर्गत आते हैं और फिर जो है बाद में आपकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो अगर आपके पास पड़ोस में, अगर आपके परिवार में ही महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दुराचार या दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपको ज़रूर इस अन्याय के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि परिवार में ये चीज़ होती रहती है, लेकिन कोई लगता है हमारे साथ थोड़ी हो रही है, लेकिन ये याद रखिए आपके सामने हो रही है और आप उसको रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं या उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो इसके भागीदार कहीं ना कहीं आप भी बन जाते हैं। तो अब सिचुएशन कैसे बनेगी कुंडलियों में कि आपके ऊपर जो है स्त्री ऋण बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अगर स्त्री ऋण का कारक देखा जाए तो कुंडली में शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगर हस्बैंड की कुंडली देखेंगे तो उसमें अगर शुक्र सही पोजीशन में आकर के बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भाव में, शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों की जो स्त्रियां होती हैं वे अच्छी होती हैं, उन्हें अच्छी पत्नी मिलती है, उनकी रिस्पेक्ट करने वाली, उनकी फीलिंग्स को समझने वाली और उनकी बातों को मानने वाली, एक दूसरे के बीच में बहुत ही अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। तो कुंडली के जो भाव मैं आपको बता रही हूँ, इन भावों में अगर कहीं ना कहीं पर शुक्र ग्रह विद्यमान है तो आपको ये देखना है शुक्र कहाँ पर आकर के बैठा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र तीसरे घर में आकर के बैठा हो, चतुर्थ घर में, पंचम घर में, षष्ठम घर में, सप्तम घर में और दसम घर में और एकादश घर में आकर के अगर शुक्र यहाँ पर विराजमान है और उसके पश्चात जो आपका दूसरा घर है और जो आपका सप्तम घर है, इन घरों में आकर के मान लीजिए सूर्य बैठ गया हो इधर, या फिर चंद्रमा आकर के बैठ गया हो, या फिर राहु आकर के बैठ गया हो, अगर सप्तम में और दूसरे भाव में ये ग्रह, तीनों ग्रह कहीं पर भी कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, ग्रुप में बैठे हुए हो, युक्ति करके बैठे हुए हैं, और बाकी जो भाव मैंने आपको बताए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवां, दसम और एकादश भाव, इस भाव में अगर शुक्र आकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के ऊपर देखा जाए तो स्त्री ऋण का निर्माण हो रहा है, आप स्त्री ऋण से ग्रसित हैं। इसके अलावा आपको देखना है कि सूर्य, चंद्रमा, राहु की युक्ति अगर कहीं ना कहीं सातवें भाव और दूसरे भाव के साथ भी हो रही है, तब भी जातक के ऊपर जो है स्त्री ऋण का जो है प्रकोप दिखाई देता है और जातक को आगे चल के नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पत्नी का सुख तो मिलता ही नहीं है, घर में कला कलेश, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को डोमिनेट करने वाली वाइफ्स मिल जाती हैं, फिर उनको जो है हमेशा उनके अंडर में परेशान होकर के रहना पड़ता है। इसके पीछे का कारण है आपने पिछले जन्म में इस प्रकार के क्रियाकलाप किए थे, स्त्रियों को प्रताड़ित किया था, अब वही स्त्रियां आपकी प्रताड़ना का कारण बन रही हैं। अब आता है उपाय। उपाय के लिए जो है, जो
आपके घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, साथ में इंक्लूडिंग आपकी जो वाइफ है, उनका रिस्पेक्ट हमेशा कीजिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनके कोई भी काम करना हो, एक दूसरे की सलाह मशवरा अवश्य लीजिए, उनको सम्मान दीजिए। दिन के किसी भी समय पर हो सके तो, और ख़ासकर तो मैं कहूँगी अगर शुक्रवार का दिन है तो आप अपनी वाइफ के साथ जाकर के या आप अकेले जाकर के भी, गाय जो होती हैं गौशाला में मिल जाती हैं, वहाँ पर हो सके तो थोड़ा बहुत उनको जो है 101 रुपये का या जितने भी आपकी श्रद्धा है, उनको गायों को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। और सबसे मेन है कि आपको अपने कैरेक्टर को ठीक रख के चलना होगा, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके चलिए। और देवी देवताओं में अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि जो शुक्र देव है उनकी जो देवी मानी जाती है वो माँ लक्ष्मी मानी जाती है। हो सके तो शुक्रवार के दिन जो है आप 11 शुक्रवार 21 शुक्रवार जो है आपको व्रत इत्यादि भी अवश्य करने चाहिए और पूर्ण रूप से व्रत करने चाहिए। और गलत कृत्यों में मत जाइए, उल्टे सीधे कामों में मत जाइए, लड़कियों को परेशान करना, यहाँ वहाँ देखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, ये इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने शुक्र को ठीक कर पाएंगे। जो चौथे नंबर का जो ऋण बनता है उसको हम पुत्री या बहन का ऋण कहते हैं। जातक की कुंडली में यह ऋण तब बनता है अगर आपने किसी की बहन या बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया हो, अपने ही परिवार की बहन या आपने अपनी ही बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ क्रूरता की हो, या अपनी बहन बेटी की आपने किसी कारण से उनकी हत्या इत्यादि कर दी हो, हमेशा आप उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, इस प्रकार की भी कहीं ना कहीं अगर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पुत्री और बहन का ऋण दिखता है। खासकर जो गाँव में देखा जाता है तो वहाँ पे स्त्रियों को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, नाना प्रकार के उनके ऊपर लांछन इत्यादि लगाए जाते हैं, और परिवार के खासकर जो पुरुष समाज प्रधान जो लोग हैं वह ये कृत्य जो है ज़्यादातर करने लगते हैं, या फिर पुरुषों के द्वारा, या जो भी महिलाएं या पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऋण महिलाओं की कुंडली में नहीं बनेगा, आपकी कुंडली में भी यह ऋण बनता है। कई बार जो महिलाएं हैं वह कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र रचती हैं कि ऑलरेडी वह विवाहित है लेकिन वो उनके पति के साथ कुछ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना शुरू कर देती हैं, या फिर जिन लोगों ने अविवाहित स्त्री या बहन के साथ किसी प्रकार का कोई विश्वासघात किया हो, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह हड़प ली हो, या फिर उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, और धोखे से जो है उनके साथ कुछ अन्याय इत्यादि किया अगर आपने है या परिवार के सदस्यों ने किया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पुत्री और बहन का ऋण बनता है। आजकल जैसे पहले के समय में देखा जाए तो सिर्फ लड़कों को ही प्रॉपर्टी दी जाती थी, स्त्रियों को या फिर लड़कियों को या बेटियों को नहीं मिलती थी। और कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि परिवार में ही अपने उनके पिताजी जो हैं प्रॉपर्टी इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट करके चले गए हैं, लेकिन जो भाई वगैरह होते हैं वो प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बहन को वह प्रॉपर्टी देते ही नहीं हैं। तो इस कारण आपके ऊपर बहन का ऋण बन जाता है, या फिर पुत्री को भी जो चीज़ दादा वगैरह ने दी है और आप उनको नहीं देते हैं, तब भी कहीं ना कहीं फिर पुत्री का ऋण भी आपके ऊपर दिखाई देता है। अब ये ऋण बनता कैसे है? तो सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपके कुंडली में बुध ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि अगर आप बहन और पुत्री के लिए देखेंगे तो बुध ग्रह, क्योंकि बुध जो है बालक ग्रह माना जाता है और ये स्त्री तत्व का ग्रह है, तो आपको बुध ग्रह की सिचुएशन देखनी है। अगर आपकी कुंडली में बुध जो है प्रथम भाव में आकर बैठा हो, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में आकर के अगर इन भावों में बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बहन के ऋण से जो है ग्रसित व्यक्ति दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में पुत्री का ऋण अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी यही सिचुएशन बनती है। अगर आपकी कुंडली में जो मैंने भाव बताए हैं प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम और एकादश भाव में अगर बुध वहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, या फिर तीसरे और छठे भाव में भी चंद्रमा आकर के यहाँ पे तीसरे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा, या फिर चंद्रमा के साथ अगर जो है बुध आकर के भी बैठ गया हो, इधर भी बुध आकर के बैठ गया हो,
तब ये युक्ति और अधिक जो है बताती है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो है पुत्री और बहन का ऋण दिखाई दे रहा है। तो आपको जो जो मैंने भाव बताए, इन भावों में अगर चंद्रमा बुध बैठा हुआ है तब भी आपके ऊपर पुत्री और बेटी का ऋण दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ यह है कि आपने पिछले जन्म में प्रारब्ध में ये सब घटनाएं कर रखी हैं। तो अगर आपके पास जो है नौकरी से संबंधित कुछ भी, अगर आपको जो है तरक्की इत्यादि नहीं मिल रही है, व्यापार इत्यादि कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, परिवार में हमेशा किसी न किसी प्रकार का कला कलेश बना हुआ है, आपके दिमाग में चिंता हमेशा घिरी रहती है, कई बार आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो कह सकते हैं ये जो मैंने सिचुएशन बताई है, अगर ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ आपके परिवार में हो रही है तो आपके ऊपर यह पुत्री और बहन का ऋण कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? तो सबसे पहले आपकी जो भी बहनें हैं उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। अब खुश करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लाड प्यार दिखाएं, लेकिन जो कुछ वो बातें होती हैं परिवार में उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई अपना पक्ष रख रही है तो उन पक्षों को जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनकी बहनें होती ही नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार आप एक बहन भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने चलो यहाँ अभी तो बहन बना लिया, हो गया जी मैंने बहन बना लिया है तो अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। उसके साथ उसी प्रकार का ही व्यवहार या उसी प्रकार का संबंध आपको रखना है। अगर आपकी सगी बहन होती, जिस प्रकार का संबंध आप अपनी सगी बहन के साथ रखते, यानी हर साल आपको राखी भी बंधवाने जाते, अगर वो अविवाहित है तो जब उसका विवाह होगा तब विवाह के समय आपको उसकी हेल्प करनी होगी, या वो किसी परेशानी में है तो भाई की तरह आपको भी उसकी परेशानी को हल करना होगा और हर जगह उसको सम्मानित करने की भी कोशिश करनी है। तो आपको प्रॉपर रूप से ऐसे बहन के साथ संबंध बना करके रखना है। सिर्फ राखी बांधने से ही आपका बहन का और भाई का संबंध पूरा नहीं हो जाता है। साथ में आप अगला उपाय भी कर सकते हैं कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वह सारे लोग पीले रंग की जो कोड़ियाँ होती हैं वो सारी कोड़ियों को ले करके एक जगह उन कोड़ियों को इकट्ठा करना है और बाद में उसको जला करके उसकी राख बना देनी है। और उस राख को उसी जो वहाँ पर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो तो वहाँ पे अगर आप बहा देते हैं तब भी आपके ऊपर जो है ये ऋण धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नज़र आता है। यह उपाय जो है ये लाल किताब के अनुसार बताया गया है। लेकिन अगर बाकी ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो भी छोटी कन्याएं हैं इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको कुछ मीठा वगैरह खिलाना चाहिए, या हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की जो गहने इत्यादि होते हैं, या फिर जो जेंडर के जो लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको कुछ ना कुछ जो है आप उपहार के रूप में दीजिए। कोशिश कीजिए आपके घर में अगर बहनें हैं रिस्पेक्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे इस उपाय से आपको मुक्ति मिलेगी। कुंडली में जो अगला ऋण कई बार देखने को मिलता है वह होता है भाई का ऋण। आखिर भाई का ऋण बनता कैसे है? अगर आपके पूर्वजों ने से किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी की है तब आपके ऊपर भाई का ऋण बनेगा। या फिर कई बार जो है लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं, उनके खेतों को हड़प लेते हैं या जलती हुई खेती में आग लगा देते हैं और फिर उनको परेशान करते हैं, तब भी भाई का ऋण बनता है। भाई या किसी रिश्तेदार जो भी संबंधी हैं उनके प्रति भी अगर आपने किसी प्रकार का कोई द्वेष वगैरह रखा हो, इसके कारण भी आपके ऊपर भाई का ऋण बनता है। दूसरा कारण होता है कि आपके घर में कोई विशेष उत्सव चल रहा हो, परिवार में कोई खुशी का माहौल हो, कोई पूजा पाठ विशेष चल रहा हो, लेकिन उस वक्त आप जानबूझ करके अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं करते, उनकी खुशी में अगर शामिल नहीं होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भाई का ऋण बनता हुआ दिखाई देता है। भाई का कारक मंगल माना जाता है और मंगल से खून के संबंध भी देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कुंडली में मंगल की सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी कि वो किस जगह पर बैठा है। लाल किताब के अनुसार देखा जाए तो भाई का जो भी ऋण होता है
वह ज्योतिषीय योग किस प्रकार से बनते हैं कुंडली में, ये आप अपनी कुंडली में इस प्रकार चेक कर सकती हैं। तो सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि जो बुध ग्रह है या शुक्र ग्रह है, ये कुंडली के अगर प्रथम भाव में आकर के या अष्टम भाव में, ये दोनों चाहे एक साथ बैठे हों या फिर अकेले अकेले बैठे हों, बुध प्लस शुक्र आपके प्रथम और ये अष्टम भाव में, इन दोनों को आपको देखना है। युक्ति करके बैठे हैं या फिर इंडिविजुअल अलग अलग होकर के बैठे हुए हैं, तो उस जातक के ऊपर कहीं ना कहीं भृत ऋण या भातृ ऋण जो है संबंधी ऋण दिखाई देता है, और ऐसा जातक भाई के ऋण का कर्जदार बन जाता है। मंगल के कारण भी भाई का संबंध देखा जाता है। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है, अगर मंगल इन भावों में आकर के बैठा है, यह महत्वपूर्ण भाव है, अगर इन भावों में मंगल आकर के विराजमान है, तब भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातक जो है भातृ ऋण से जो है दुखी होगा ही होगा। अगर आपकी कुंडली में जो आपका ये दूसरा भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, छठा भाव है, नवम भाव है, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन सभी भावों में अगर मंगल आकर के बैठा हुआ है, लेकिन जो आपका प्रथम भाव है और जो आपका ये अष्टम भाव है, यहाँ पर जो है, क्योंकि ये दोनों जो भाव होते हैं मंगल से शासित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि आती है, यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, इन भावों में कहीं ना कहीं अगर आकर के मान लीजिए बुध ग्रह यहाँ पर आकर के बैठ जाए और केतु भी बैठ जाए, या ये दोनों ग्रह यहाँ दोनों बैठ जाए, या फिर दोनों अलग अलग होकर के भी अगर ये बैठ जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है भाई का ऋण तो है ही है, साथ ही साथ आपका जो रिश्तेदार है उनका ऋण भी आपके ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि कई बार लोग जलन के मारे अपने रिश्तेदारों की खड़ी फसल को जो है जला देते हैं, या फिर उनके जो है खेती की ज़मीन को हड़प लेते हैं, तब भी मंगल दोष यहाँ पर बनता है और भाई भातृ ऋण का जो है जातक के ऊपर जो है ऋण बनता हुआ दिखाई देता है। भ्रातृ ऋण की एक अन्य सिचुएशन बनती है कि अगर जो भी आपका ये छठा भाव है, इस छठे भाव में मंगल की राशि, सूर्य की राशि और शनि की राशि यहाँ पर स्थित हो, और इन राशियों के जो स्वामी होते हैं 8वें भाव में या फिर द्वादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मकर हो गई, कुंभ हो गई, सिंह राशि हो गई, तो ये भाव में अगर ये राशियों के नंबर अगर आपको मिल जाते हैं, और इन राशियों के जो स्वामी जैसे मैंने बताया मेष और वृश्चिक का मंगल हो गया, मकर और कुंभ का शनि हो गया, और सिंह का सूर्य हो गया, तो ये जो ग्रह हैं अष्टम में या फिर द्वादश भाव में अगर आकर के बैठे हुए हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है अपने भाई का ऋण बनता है। अब इसके लिए उपाय आपको क्या करने हैं, तो भाई और रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छे संबंध बना करके रखने हैं। प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा नहीं है कि आप उनकी प्रॉपर्टी को खा जाएं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी आप लालच करते हैं, लेके आपने कुछ नहीं जाना है, सब यहीं पे ही छूट जाएगा, और आप ये सोचेंगे कि मैं ये बना लूँगा तो मेरे बच्चों के काम आएगी। अगर आपके बच्चे लायक होंगे तो वह इससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेंगे, लेकिन अगर वह नालायक हुए तो आपने जो भी जोड़ के रखा है वह सब स्वाहा कर देंगे। तो बच्चों की खातिर जो है आप इस प्रकार का जो है निंदनीय अपराध तो बिल्कुल भी ना करिए। दुश्मनी है, आज है कल समाप्त हो जाएगी। तो आप अपने भाइयों के साथ, परिवार में जो रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे से संबंध बना करके रखिए। जो भी आपके परिवार जन के जो भी सदस्य हैं उन सब से जो है थोड़े थोड़े पैसे आपको इकट्ठे करने हैं। अगर आपकी कुंडली में भातृ ऋण दिखाई दे रहा है तो आप उन पैसों को इकट्ठा करिए, और वो जो पैसे हैं उनसे जो भी डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं वहाँ पर कुछ दवाइयाँ खरीद करके आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर कोई वैद्य या हकीम वगैरह है वहाँ पर भी जा कर के उनको भी कुछ दवाइयाँ खरीद करके गरीब लोगों को आप दे सकते हैं जो वहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार अगर आप ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी भाई के ऋण से आप परेशान हैं ये ऋण समाप्त होगा। लेकिन आपको मैं फिर भी वही कहूँगी कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं एक बार कुंडली का एनालाइज किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य कराइए। तो आज मैंने आपको 5 या 6 जो है ऋण के बारे में बता दिया है। अगले वीडियो में मैं बाकी ऋणों के बारे में बताऊंगी। और अगर आपकी कुंडली में जो सिचुएशन मैंने बताई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार की कोई सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है, तो आपके लिए कौन सा उपाय सही होगा ये आप उस हिसाब से जो है, अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आप एनालाइज करिए या फिर किसी ज्योतिषी को दिखा करके
उपाय अवश्य कीजिए, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक ये ऋण मल्टीपल होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगता भी है कि आपके क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं, भाई बहनों के साथ बन नहीं रही है, झगड़े आए दिन हो रहे हैं, माता के साथ नहीं बन रही है, पिता के साथ नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं ये सारे ऋण जो है कुंडली में बनते हुए दिखाई अवश्य दे रहे हैं। इवन मैंने कई कई कुंडलियों में मोस्टली देखा जाता है तो 2 से 3 ऋण कॉमन हर कुंडली में दिखाई देती हैं, लेकिन कई कुंडलियों में तो 5 से 6 ऋण भी दिखाई दे जाते हैं। उस समय जातक की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ जाती है। प्रॉब्लम यही होती है कि उनको अब अपने जो प्रारब्ध में उन्होंने किया है वो तो उनको इस जन्म में आगे भुगतना पड़ता है। तो आशा करती हूँ जो ऋण से संबंधित मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।